Welcome everyone. So the first topic that we are going to discuss today is proposals with respect to digital tax on big IT companies like Google, Apple, Facebook and Amazon. अब सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो 137 countries overseen by OECD. OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. अभी इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. सो ओवरसीन बाय OECD. यहाँ पे प्रपोजल दिया गया था कि हमें किसी ना किसी तरीके से टैक्स करनी पड़ेगी टेक्निकल कंपनीज, आईटी कंपनीज, और कोई मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा बाय 2020. अब ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये OECD जो संस्था है इसने एस्टिमेट किया कि कुछ आईटी कंपनीज टैक्स को अवॉइड करती हैं. कितना टैक्स अवॉइड करती हैं? अराउंड $100 billion to $200 billion tax annually. So in order for us to understand this current affair and for the purpose of certain beginners who are seeing these videos, let us now understand the difference between tax compliance, tax avoidance and tax evasion. Alright, so it's very simple. We are going to understand four terminologies here. सबसे पहला आ गया tax haven. Tax haven में तीन प्री कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली बात, ये ऐसी टेरिटरी, ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ही मिनिमम टैक्स है या फिर बिल्कुल ही जीरो टैक्स है. सेकेंड चीज, अगर मुझे वहाँ पे अपना खाता खुलवाना है बैंक में या फिर काम करवाना है तो मेरी सब्सटैंशियल लोकल प्रेजेंस की नीड नहीं है. अब ध्यान से समझना, हमारे बैंक्स में जब हमें अकाउंट खुलवाना होता है या फिर कोई भी हमें काम शुरू करना पड़ना होता है तो हमारा KYC वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल में होता है because substantial local presence is required. In a tax haven, a substantial local presence is not required. And the third thing, very important, is that confidential information हो जाती है tax havens में. So अगर कल जाके मैंने कुछ भी टैक्स की चोरी की है and let's just say मैंने जाके ड्रॉप कर दिया इसको एक टैक्स हेवन में, तो मेरी कंट्री के ऑफिशियल्स जब जाके दूसरे कंट्री में उस टैक्स हेवन में जाके मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मांग रखेंगे तो those people of the tax haven government will say, sorry sir, we are bound by law to not disclose this information, so hence I am safe. So three things: minimum or no tax, no substantial local presence is required, and there will be confidential information. अब सबसे पहला आया टैक्स कंप्लायंस, जो बिल्कुल टैक्स पे कर रहा है exactly in accordance with the law. वो हो गया टैक्स कंप्लायंस, वेरी सिंपल. फिर आया टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस. तो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज अवॉइड, नॉट इवेड. यस, नाउ अवॉइडेंस और इवेजन में थोड़ा सा डिफरेंस. अवॉइडेंस बताओ क्या होता है कि कभी कभार लॉ इतनी ढंग से नहीं बनाया जाता, कुछ लूप होल्स हो जाते हैं और हम उन लूप होल्स को मिसयूज करके अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं एंड वी बेनिफिट आउट ऑफ इट. So we are using the loopholes of the law in order to avoid paying of taxes. That's tax avoidance. We are just not paying taxes. Loophole की तो कोई बात ही नहीं है, हम fraud कर रहे हैं, वो होता है tax evasion. So tax avoidance हो गया कि एक देश है जो कि tax haven नहीं है, मतलब वहाँ पे minimum tax है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है. वहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी प्रोडक्ट की, पैकेजिंग नहीं की, फिर मैंने उसको उठा के कहाँ पे भेज दिया? टैक्स हेवन के पास भेज दिया. वहां जाके मैंने इसकी पैकेजिंग कर दी और फिर जाके मैंने सेल किया. तो देखने वाले के लिए क्या है कि भाई इसने तो यहाँ पे ये चीज बनाई है, यहाँ पे इसने पैसा कमाया, और ये क्योंकि टैक्स हेवन है क्यों, तो यहाँ पे जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो बड़ी मिनिमम है या बड़ी निग्लेजिबल है, जिसकी वजह से मैं कम टैक्सेस पे कर रही हूँ. दिस इज टैक्स अवॉइडेंस. लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग सब कुछ करा के बेच रही हूँ चीजें और टैक्स हेवन में मैंने बना के रखी है एक शेल कंपनी. शेल कंपनी का क्या मतलब होता है कि कंपनी के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक बिल्डिंग है, एक टेबल है, एक चेयर है, कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, लेकिन हम सारा प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस क्या है? कम. तो काम हमने कोई नहीं किया, प्रॉफिट हमने इतने सारे शिफ्ट कर दिए, तो बुद्धू बना रहे हैं. दिस इज फ्रॉड, दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. दैट Now, tax avoidance is important for us in this current affair. Right, so the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, established in 1961, headquartered is Paris, members are 36, India is not a member but a key economic partner.
इंडिया काफ़ी सारी 30 ऑड कमिटीज़ का पार्ट है, फिजिकल पॉलिसीज, कंज्यूमर पॉलिसीज, टैक्सेशन, पेंशंस वगैरह ऐसी टाइप की कमिटीज़ का मेंबर है, लेकिन इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। और मैंडेट ऑफ OECD इज़ वेरी सिंपल, इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना चाहती है। It is also an organization, one of the organizations that identifies and bans tax havens across the globe. Right. So ये सारे के सारे जो IT कंपनीज हैं ये अवॉइड कैसे कर रही हैं टैक्सेस? So GAFA avoids the taxes because of two reasons. The first reason, तो पहले के टाइम पे जब मुझे एक कंज्यूमर कंट्री में जाके काम करना होता था तो मेरी फिजिकल प्रेजेंस जो थी वो बहुत मैंडेटरी थी। मुझे वहाँ पे एक ब्रांच खोलनी पड़ती थी, हेडक्वार्टर भी मैं खोल सकती थी। Basically, I needed to have a physical presence in that country so that I could sell my product in that consumer country. अब ये पर्टिकुलर चीज तो अभी है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम वेरी डिजिटल, राइट? डिजिटल इकोनॉमी में अब पहले जाके हम लोग कैसेट्स और सीडीज शॉप्स में जाके खरीदते थे, अभी हमें शॉप्स में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरियस मेनी ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म्स थ्रू व्हिच वी कैन download our music. I'm emphasizing on the term legal because there is also a way in which people illegally download music. I'm not talking about that, but there are legal ways to do that. So hence there is no need for such shops, right? So पहली बात तो ये है कि physical presence की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, intangible assets like the goodwill of the company, the patents, the copyrights, the trademarks, ये सारे के सारे जो intangible assets हैं जो वैल्यू को क्रिएट करते हैं, पेटेंट वैल्यू क्रिएशन करता है एक पर्टिकुलर कंपनी की, क्योंकि एक नया तरीका बन गया, एक इनोवेशन हो गया डूइंग द सेम थिंग। सो ये एक पर्टिकुलर जगह से बने, वहीं पे रजिस्टर्ड हुए, ऐसा होना चाहिए। पर एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कुछ IT कंपनीज ये सारे इंटैंजिबल एसेट्स को बड़े इजीली एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं, and they shifted to the tax havens. जब टैक्स हेवन में ही वैल्यू क्रिएशन हुई तो वहीं पे पैसा बना और वहीं पे उनको टैक्सेस भी पे करने की जरूरत पड़ेगी। सो ये जो कंज्यूमर कंट्रीज हैं ये बेचारी रह गई, क्योंकि इनके पास टैक्स रेवेन्यूज बहुत ही कम हो रहे हैं। और ये चीज को नजर में रखते हुए OECD और ये 137 मेंबर कंट्रीज ने इन प्रपोजल्स के बारे में बात की। अब ये जो करंट अफेयर इन हैंड है बहुत छोटी सी चीज है कि स्पेन, इटली, UK, अब फ्रांस, इन्होंने तो ऑलरेडी डिजिटल टैक्स थोड़ा बहुत इम्पोज कर दिया। जैसे फ्रांस ने 3% टैक्स इम्पोज कर दिया, जिसको USA बोल रहा है कि ये गलत है, जिसको ऑब्वियसली फ्रांस ये सामने से उनकी आर्ग्यूमेंट ये है दैट वी आर अ सॉवरेन कंट्री एंड वी कैन मेक आवर ओन लॉज। नाउ इन दिस एंटायर थिंग यू हैड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड हाउ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड येट विद अ स्ट्रक्चर्ड टैक्स लॉ in order to end this tax avoidance। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी में जा तो हम रहे हैं, पर हम इतने सशक्त नहीं बने हैं, जिस वजह से लूप होल्स का गलत इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो कि रिच, राइट? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ऑलराइट, सो वेरी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज कीपिंग इन माइंड द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैड टू रिटर्न होम बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। सो इट्स कॉल्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान। Objective, like I just told you, is immediate employment to migrant workers who return to home state due to COVID-19. Benefit इसका होगा 67 lakh out of the 1 crore people who have returned. And scope of this particular scheme is 116 districts across 6 states. ये 6 states किस basis पे चुनी गई है कि यहाँ पे maximum migrant workers वापस आए हैं, ठीक है? सो ये हो गया बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड उड़ीसा। अच्छा, इन सारे के सारे 6 के 6 स्टेट्स में जो भी ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं, इनके स्किल सेट्स हैव बीन मैप्ड। मतलब ये देखा गया है कि ये क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट में, और उस हिसाब से उनको इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। वर्क, पब्लिक वर्क वर्थ 50,000 इंडियन नेशनल रुपी, 50,000 sorry, my bad, 50,000 crore Indian national rupee worth work will be provided to them, right?
सो इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्या क्या काम होगा? सो रूरल हाउसिंग, रूरल कनेक्टिविटी थ्रू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन, रेलवे का काम, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी, वाटर कंजर्वेशन, डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, ये सारा का सारा काम कराया जाएगा इन सारे के सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो होम स्टेट में वापस आ चुके हैं, जो 6 स्टेट्स की हमने बात की थी अभी। तो कहीं ना कहीं it is an amalgamation of already a lot of schemes that have been carried out. So according to Prime Minister, he says 25 schemes will come together और ये 125 दिनों का हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज की भी कोऑर्डिनेशन होगी। आई मीन ऑफ कोर्स लाइक Ministry of Rural Development, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Agriculture, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सारे के सारे मिनिस्ट्रीज की भी क्लोज कोऑपरेशन चाहिए होगी। एंड डबल इसके बेनिफिट्स होंगे। एक तरीके से बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते करते रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा, राइट। सो दैट वाज द meaning of this particular scheme, the scope of this particular scheme and the benefits of this scheme. Right. So now we are going to discuss an editorial from the Hindu that is talking about fleecing the fuel users. Fleecing का मतलब होता है overcharging, right? Unnecessarily. अब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट रैशनली अगर हम सोचें, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने के बाद कुछ और ड्यूटीज लगती हैं, जिसके बाद वो हम प्रोडक्ट बेच देते हैं। अब अगर ग्लोबल मार्केट में जहाँ से हम इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ग्लोबल ट्रेंड में इस प्रोडक्ट की कीमत कम हो रही है, तो जब वो प्रोडक्ट मेरे कंट्री में आएगा, चाहे मैं उसके ऊपर ड्यूटी भी लगा दूं, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज इन प्राइस नहीं दिखता। अब ये समझते हुए लेट्स गेट डाउन टू द प्राइस ऑफ फ्यूल इन इंडिया। Over the past few days, we have realized that the prices of the fuel have been consistently increasing. In which oil marketing companies? In the public sector oil marketing companies, जो state owned oil marketing companies हैं, वहाँ पे it is consistently increasing. अगर हम global trend की बात करें तो global trend में तो वो कम हो ही जा रहा है oil का price। अच्छा, इसमें मैंने Brent crude oil futures लिखा है। Futures is a type of a security, right? It is a derivative, futures and forwards. तो वो नहीं अभी हम लोग कर रहे हैं। In fact, we've done that in class, but for the purpose of the beginners, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, डेरिवेटिव्स का एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है, इसको छोड़ो। सो क्या होता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो रिड्यूस हुआ है बाय 3%। अभी ये मैंने बात क्यों करी, ये एडिटोरियल में इसकी बात क्यों हुई? Because Brent crude oil is the international benchmark for OPEC countries. And since India imports most of the fuel from OPEC countries, the Brent crude oil also becomes somewhat like a benchmark for Indian oil marketing companies also to set their prices. तो अब क्या है, benchmark में reduction हुई है, लेकिन हमारा जो है इंडिया का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, जो स्टेट ओन्ड है, दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट। हाँ जी, तो ये चीज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न समझ में आता है कि सरकार क्यों फ्यूल के प्राइसेस को इंक्रीज करेगी इन स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि उसको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है। अब क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स ये हैं कि ऑयल का प्राइस, फ्यूल का प्राइस थोड़ा सा कम है, तो जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारे खर्चे कम हो रहे हैं। अब इम्पोर्ट करने के बाद जब हम ये चीज़ को बेच भी रहे हैं, बेचने के टाइम पे अगर सरकार को और पैसा बनाना है तो सरकार को एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इट विल इंक्रीज द ड्यूटीज। कौन सी ड्यूटीज? एक्साइज ड्यूटी, वैट और एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे क्यों लग रही है? क्योंकि जीएसटी यहाँ पे नहीं है। सो एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वैट एप्लीकेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, अगर हम x रुपीज पे कर रहे हैं फ्यूल के लिए, तो 75% ऑफ x इज ड्यूटी, राइट? 25% ऑफ x इज द प्राइस ऑफ द फ्यूल। सो ड्यूटीज इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, ये समझ में आ रहा है। अब 2010 से पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर में भी ऑयल और डीजल की बहुत ज़रूरत होती थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो प्राइसेस वर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट।
ताकि इतना भी ज़्यादा ना हो जाए जिस वजह से द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शुड नॉट सफर. But after 2010, the government realized that no, we do not need to regulate the prices, let it be deregulated. Deregulated का क्या मतलब है? रोज के सप्लाई और डिमांड की वजह से ये प्राइस ऊपर नीचे होने दो. Let the economy stabilize on its own. अब क्या हुआ? अब आ गया कोविड 2019. अभी कोविड-19 में क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया. एवरीवनस अवेयर ऑफ दैट. जैसे ही लॉकडाउन हो गया तो प्राइवेट सेक्टर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ रिड्यूस होने लग गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई. सो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, ये समझ में आया. लेकिन गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है तो कहीं ये रेवेन्यू बढ़ाने से कहीं ये जो हम सारे के सारे लोग हैं, द सिटीजन्स, द रेजिडेंट्स, कहीं अनवर्दी बर्डन हमारे ऊपर ना पड़ जाए. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what are the disadvantages according to the editorial of fleecing the fuel users. बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है. क्योंकि लॉकडाउन हुआ कोविड पैंडेमिक की वजह से, तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई. क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह काफ़ी कम हो गए, तो हमारा कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल भी काफ़ी कम हो गया. अब थोड़ी रिलैक्सेशंस, इतनी पूरी रिलैक्सेशंस तो आई भी नहीं, थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं. अब इस टाइम पे जहाँ पे इनकम्स भी बहुत कम है लोगों की और उनके बिजनेसेस ने भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो वो सेल नहीं हो पाया है, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो इस टाइम पे अगर आप ड्यूटीज इतनी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल इट विल पुट एन अनफेयर बर्डन ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. Why just private transport? Because public transport तो अब जाके relax हुआ है. In many areas, public transport is still not working. So we are relying upon the private transport, and you are putting an unfair burden on the private transport, which will further lead to less economic activity, and you will be caught in a spiral. So what the editorial is trying to tell the government is make your prices rational, the fuel prices. And what do you mean by making them rational? Keep them in line with the global trends. Right, so ever since the inhumane and brutal attack of the Chinese troops upon our Indian soldiers, which has led to a lot of martyred Indian soldiers, there has been an informal debate in our country of whether we should ban Chinese imports or not. अब ये वाला एडिटोरियल इसको एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और हम लोग अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंडिया सशक्त है आज की डेट पे कि वो चाइना से सारे के सारे जो भी इंपोर्ट्स हैं वो हटा दे और केवल हिंदुस्तान में ही सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग हो. सो इसमें सी द थॉट बिहाइंड दिस entire debate is quite commendable, but we should always know where we stand and we should always work from there. See, एक चीज़ ज़रूर है जो बहुत ही ज़्यादा important है, is that there is a need for India to become self-reliant. And in order for India to become self-reliant, first India needs to face the facts and face certain flaws that it has so that it is able to overcome those flaws quickly. So the first thing that the editorial talks about is that there is a very wide trade deficit between India and China, जिसका मतलब ये है कि हमारी चीज़ें वहाँ कम बिकती हैं लेकिन हम चाइना से काफ़ी चीज़ें खरीदते ज़रूर हैं हर साल भर साल. अच्छा, फ्लॉज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी लोकलाइज्ड है. इसका मतलब ये है कि हम अपने इम्पोर्ट्स तरह तरह के देशों से नहीं लेते, काफ़ी कुछ देशों से ही अपने इम्पोर्ट्स लेते हैं, जिसमें से एक देश चाइना है. We are dependent upon China for capital goods like electrical machinery and semiconductor machinery. ये सारी की सारी चीज़ों के लिए we are dependent on China. We are dependent on China also for the fertilizers. In fact, इस COVID pandemic में भी China is a source for medical masks and humidifiers and even liquid soaps. So पहले तो let's understand why China is doing so well. The first thing is that China believes in diversification and not specialization. वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्टर्स में जाके कुछ चीज़ें नहीं बनाता, वो हर एक सेक्टर की हर एक चीज़ बनाता है. Yes. Secondly, it is a final stage assembler. Very simple. कि
बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें आती हैं और फाइनल जो असेंबली होती है वो चाइना में होती है एंड दे प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरिंग capability of it. They provide the infrastructure, the logistics and the labor, right? And it is also a major consumer of final goods. अगर हम ये देखें कि काफ़ी देर से हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं. मेक इन इंडिया बेसिकली मीन्स गिव अस FDI इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. लेकिन अगर हम अपने FDI के बारे में पढ़ें तो मोर देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे सर्विसेज सेक्टर. सर्विसेज सेक्टर में भी वो नहीं, they are not green field investments, these are brown field investments. कोई भी FDI इसलिए नहीं है कि स्क्रैच से शुरू करो. FDI उन IT कंपनीज को मिल रहा है जिनको बाय द वे पैसे की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है. उन IT कंपनीज को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ताकि वो और काम कर सकें. ठीक है, तो अब पहली बात तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों नहीं आ रहा है FDI. दूसरी बात इतना ज़्यादा FDI नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा. What is the reason behind that this less foreign direct investment? So the first problem is the problem of skill set. It's very simple. If a foreign direct investor, he wants to put in money in the services sector and not in the manufacturing sector, it shows that this person has clearly made up his mind that the manufacturing sector and the agricultural sector of India, let's not talk about agricultural sector, let's just get into the secondary and the tertiary sector, that the manufacturing sector of India is incapable of growing because there's less skill set involved, right? And there is more skill set in the services sector, and hence they want to put in the money where they already know that they're going to get the returns. Secondly, there is a huge problem of infrastructure in our country. See, सिर्फ policies बनाना not enough. Policies के साथ साथ infrastructural development करवाना भी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ paper पे नहीं, actuality, right? Third thing is red tapeism. Now, red tapeism in India, it's an intrinsic problem that has been there since a very long time. It's not as if the problem has not been dealt with, but not in entirety. So, red tapeism, जिसको हम corruption भी बोलते हैं, कि तरह तरह पे इतने levels बना दिए हैं कि काम करते करते बंदा काम करवाते करवाते ही थक जाता है. काम करके नहीं थकता, काम करवाने से थकता है कि अच्छा काम करने तो दो, उसके लिए जो पेपर्स वगैरह होते हैं they take a really long time. And like I just said, because of digital India and everything else, there are steps that have been taken to reduce it, but it has not been removed in its all entirety. अब COVID-19 से एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा blatantly हमारे फेस पे आके आई है कि हमारे देश में virtually कोई लेबर लॉ नहीं. तभी जाके migrant workers had to walk for 1200 kilometers and thousands and thousands of kilometers they are walking and they're cycling. Why? Because there are virtually no labor laws, right? There are people who've committed suicide, there are people who've been laid off, there are people who don't know after 12-13 years of their employment, they don't know where they stand. So ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में labor laws को भी थोड़ा और better करें. So as a conclusion, right now saying that we are self-reliant and we do not need to import anything from anywhere might do more harm than benefit to our economy. हाँ, ये ज़रूर है कि in the coming future हमें ऐसा देश बनना चाहिए कि जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में काफ़ी अच्छा योगदान भी दे और जो कि इतना डिपेंडेंट ना हो दूसरी कंट्रीज पे कि such debates crop up in our country. And so, if we keep it very, very simple, to become self-reliant, we have to address the weakness of two things, our exports and our manufacturing sector. And ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसे करेंगे? By improving the skill sets of the current labor, making labor laws so that labor is also confident. See, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो wages कम देनी पड़ेंगी, इसीलिए आ जाओ और FDI कर दो हमारी कंट्री में. किसी ने नहीं करना क्योंकि nobody cares about giving less salary, they care about productivity linked with those wages. तो अगर मैं आके आपसे बहुत कम तनख्वाह मांग रही हूँ, बोल रही हूँ मेरे को काम दे दो और मुझे काम कुछ भी नहीं आता, I'm really, really horrible with my work, you would not even want to pay me that much money and you would want to remove me from my job. On the other hand, if I'm extremely skilled and let's say I ask for a higher wage, but you get a lot of productivity for your company from me,
यू विल हायर। सो स्किल सेट इन्वॉल्व करो, लेबर लॉज को बेटर करो, ताकि इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन ना हो, इतने सारे लोग बाहर ना जाएं और यहाँ पे हिंदुस्तान में ही रह के अपनी चीज़ें बनाएं, ताकि इंडिया का नाम और रोशन हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that not just policies but the implementation of those policies are also very important. Right, so the next current affair is about India's win as a non-permanent member in the UN Security Council. But before that, let's understand what is United Nations Security Council. तो United Nations का एक principal organ है, UNSC, सबसे important organ है, and इसका काम है maintenance of international peace and security. But before we go ahead, एक आपके लिए homework है. United Nations ने हाल ही में कितने साल की एनिवर्सरी कंप्लीट की है, ये आप मेरे को बताएंगे एंड पढ़ेंगे इसके बारे में. सो अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस करवाता है, इंटरनेशनल सैंक्शंस भी डलवाता है. अगर किसी ने कुछ गलत इंटरनेशनल पीस में कोई भी रुकावट अगर लेकर आए हैं तो सैंक्शंस भी उसके ऊपर हो सकते हैं. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज कर सकता है मिलिट्री एक्शन लेना भी थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस. ये तभी मिलिट्री एक्शन दिलवाते हैं जब एक बार पीसफुल रिजॉल्व नहीं हुआ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसी के बाद ये मिलिट्री एक्शन भी सैंक्शन कर देते हैं. तो अगर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. 5 इनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 इनके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. तो जो इनके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब इनके पास क्या पावर्स होती है? इनके पास वीटो पावर्स होती है. वीटो पावर का मतलब होता है ये किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी डिक्लेरेशन को रोक सकते हैं. ठीक है. अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में बात करें तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके 2 साल का टेन्योर होता है. रीजनल बेसिस पे ये लोग अपॉइंट होते हैं और इस बॉडी की प्रेसिडेंसी के बारे में चलो थोड़ी देर के बाद देखते हैं. पहले हम ये रीजनल लेवल, ये इसका क्या मतलब होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स. सो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं ना, इन हमने पूरे के पूरे देश को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया. सो हमने ये 10 सीट्स को डिवाइड किया. 5 रखी फॉर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, 1 रखी फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, 2 फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज, 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कंटेस्ट फ्रॉम द सीट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन. सो एशिया पैसिफिक रीजन से इंडिया हैज बिकम अ नॉन परमानेंट member and it has been elected by a 2/3 majority. 2/3 majority चाहिए होती है to elect them और secret ballot से ये चीज होती है. तो 184 members have voted for India. In fact, there was no one else. It helped that no one else was contesting for the seat, but since it was a secret ballot, aggressive campaigning was done by India, and even in fact, countries like China and Pakistan also supported India's claim to the non-permanent membership of UN Security Council. ठीक है. तो अभी हमने डिसाइड किया कि we have understood how India has become a non-permanent member for the Asia Pacific region of the UN Security Council. हमने बोला कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर्स होती हैं. तो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या पावर्स होती है, उनको हम बोलते हैं नॉमिनल पावर्स. रियल पावर्स आर हेल्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स, नॉमिनल पावर्स आर हेल्ड बाय द नॉन परमानेंट मेंबर्स. अब क्या है, दे हैव अ की रोल एट डिबेट. की रोल एट डिबेट का मतलब ये है कि विचार विमर्श करने के लिए उनका रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी चीज़ पे रोक रखानी है तो परमानेंट मेंबर्स उसको रोक सकते हैं. अच्छा, दे कैन ऑल्सो इनिशिएट डिबेट्स व्हेन दे ऑक्यूपाई प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. जब ये नॉन परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक इंसान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन जाता है, प्रेसिडेंसी उनको मिल जाती है, तो वो उस दौरान के लिए इनिशिएट भी कर सकते हैं डिबेट्स को. अब ये सारी के सारे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस या ट्रस्टीशिप काउंसिल या इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे के सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उनका बैकबोन है यूएन चार्टर. लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस का यूएन चार्टर है.
So they abide by the UN Charter, and the UN Charter has said कि ये जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेशनल बेसिस पे मिलेगी. किनको मिलेगी? 15 के 15 मेंबर्स को मिलेगी मंथली बेसिस पे. अच्छा, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से मंथ में किसका टर्न आता है? तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, right? So but the non-permanent members can hold it for 2 months. So in those 2 months they can initiate a debate. That is their nominal power. राइट. सो अब ये तो पता चल गया कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का. ये भी पता चल गया कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के क्या क्या पावर्स होते हैं, नॉमिनल पावर्स, और कितनी मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन परमानेंट मेंबर टू बी इलेक्टेड. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ दैट इंडिया हैज़ बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो इंडिया को इनिशियली मैंने बोला था कि उसने काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग किया था इलेक्शन के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर विक्ट्री. एंड there was an editorial in the Hindu which was talking about at the high table कि मतलब अब जब हिंदुस्तान जीत गया है तो एडिटोरियल ने कहा कि ये हिंदुस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ताकि ये पोजीशन को यूज करके इंडिया कैन पुश फॉर यूएन रिफॉर्म्स. अब यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज. काफ़ी देर पहले से बना हुआ है, ये नहीं मैं बताऊंगी बिकॉज आई जस्ट आस्क्ड यू टू फिगर आउट कि कितनी एनिवर्सरी हुई है यूनाइटेड नेशंस की. बट सिंस इट हैज़ बीन मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड, यू नो. बहुत सारी इमर्जिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स भी आ गई, जैसे इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एक्सेट्रा. इन सबको आपने इतनी ज़्यादा योगदान नहीं दिया. इनफैक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स कैन इनिशिएट अ डिबेट when they are the president. They can even take part in the debate, but the debate can be decided only by the P5, the permanent 5 members. So basically UN Charter इस तरीके से बना है कि उसने ये जो P5 nations हैं इनको इतनी पावर दे दी कि they can dominate global affairs. When they can dominate global affairs, with great power comes great responsibility. If you are responsible enough to think of everyone and then use this power, it's fine. But it's kind of humanly impossible to always think of others, you know. Somewhere down the line when I'm given a lot of power, there can come a chance that I might misuse that power. तो ये सब कुछ नज़र में रखते हुए, डोमिनेशन को नज़र में रखते हुए एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया गया, और ये इनफॉर्मल ग्रुप को G4 बोल दिया, जिसमें इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील वगैरह हैं. इन सब ने बोला कि वी वांट टू रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. बेसिकली क्या रिफॉर्म करना है? कहते पावर बैलेंस अडॉप्ट करना है. पावर का बैलेंस होना चाहिए ना. एक के पास ज्यादा पावर है, दूसरे के पास कोई पावर ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता. तो सबसे पहले पावर बैलेंस करो किसके पास, किसके साथ? परमानेंट 5 members and नॉन परमानेंट 10 members. Like don't just make them sit there for the heck of it. Give them actually some powers so that they are also able to address their own problems and help the global order. अब जब भी ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन में कोई भी चेंज लेकर आना है तो यूएन चार्टर को ही चेंज लेकर आना पड़ेगा. और यूएन चार्टर को चेंज कौन करता है? परमानेंट 5 members. तो ये जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएन जनरल असेंबली, या फिर P5 एंड परमानेंट 5 एंड नॉन परमानेंट 10 members में, इस चीज़ के लिए अमेंडमेंट चाहिए इन द यूएन चार्टर. और ये जो यूएन चार्टर में अमेंडमेंट है वो दोबारा से कौन करता है? परमानेंट 5 members. तो ये थोड़ा सा उटपटांग सी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी ये G4 जो इनफॉर्मल ग्रुप है ये काफ़ी इसका विद्रोह करते हैं. अच्छा, इसी के विपरीत जो ये बोल रहे हैं रिफॉर्म्स चाहिए, ऐसी कॉफ़ी क्लब अभी नहीं बना, बहुत देर से ये इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि अपोज कर रहा है इन रिफॉर्म्स को. एंड दीज आर देयर रिस्पेक्टिव राइवल्स, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली एक्सेट्रा, राइट. सो और क्या क्लेम्स है और क्या क्या इंडिया कर सकता है? इज द फर्स्ट थिंग इज दे कैन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द यूएन पीस कीपिंग मिशंस. एटलीस्ट दे कैन पुश फॉर दैट. तो क्या है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी सबसे ज़्यादा मतलब वीटो पावर उनकी ही है, परमानेंट 5 members की, कि कहाँ पे जाना है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए. बट सिंस इंडिया इज अ मेजर contributor of the troops in the peacekeeping forces, India says that we need to see you need to promote some amount of transparency even to us. Secondly, India wishes to push for CCIT, which is the Comprehensive Convention on International Terrorism, which was introduced in 1996. क्या बोलता है ये कि फंड्स मत प्रोवाइड करो टेररिस्ट को, और सेफ हेवन्स मत दो टेररिस्ट को
सेफ हेवन्स मतलब वो गलत काम करके अगर आपके देश में आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको एक्स्ट्राडाइट कीजिए और हमें वापस दीजिए। अगर कोई उनको सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है तो प्लीज़ उनको पेनल्टी दीजिए, बिकॉज टेररिज्म नोज नो बाउंड्री, इट नोज नो ज्योग्राफी, एंड it is one of the greatest social evils, right? Then expand the UN Security Council. ये जो permanent 5 members हैं कहीं ना कहीं डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं करंट जियोपॉलिटिकल क्राइटेरियाज को नजर में नहीं रखा हुआ है. सो काइंडली एनहांस दिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. न्यूट्रल लीडरशिप इज रिक्वायर्ड. You cannot be biased. Like I just said, with great power comes great responsibility. If I am a neutral person, I will fulfill my responsibility. If I am biased, then I will only fulfill responsibilities where I am getting something in return. So there has to be a neutral leadership, because at the end of the day, the mandate of UN Security Council is peacekeeping and international peace, right? अब ये साउथ कोऑपरेशन में तो इंडिया ने वैसे भी बहुत काम किया है. व्हाट इज दिस साउथ कोऑपरेशन? वेरी वेरी सिंपल. तो पूरे के पूरे ग्लोब को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ग्लोबल नॉर्थ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन नहीं, ग्लोबल नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज को बोला जाता है, ग्लोबल साउथ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बोला जाता है. जब डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक दूसरे के साथ योगदान कोऑपरेशन करें तो ऐसी कोऑपरेशन को हम साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं. जैसे कि 1950s में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए इंडिया ने कोऑपरेशन की थी साउथ अफ्रीका के साथ. क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साउथ कोऑपरेशन हुई है. सो बेसिकली इंडिया should be the face for South-South cooperation upon becoming the non-permanent member of the UN Security Council. Right, so this is very simple. I just wanted you to know about this international body. That is why I have made it a part of the current affairs series. So Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हुई थी, मॉस्को में हुई थी. किसने इनिशिएटिव लिया था? तो रशियन फेडरेशन ने इनिशिएटिव लिया था. इट वाज सपोर्टेड बाय IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सेवरल अदर कंट्रीज. अब इसका काम क्या है? इसका काम वही सेम है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बताता है कि किस तरीके से काम होना चाहिए, कैसे कॉम्बैट करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग को, कैसे कॉम्बैट करना है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को. मतलब इसके और FATF में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल. FATF स्टाइल की एक रीजनल बॉडी है ये, ठीक है, और ये FATF की एसोसिएट मेंबर भी है. कब बनी? 2010 में बनी. India is a member of FATF, also became a member of FATF, and India is also a member of EAG. Very recently they've had this virtual online meeting, but that is all that we need to know. We need to know that this particular regional body coordinates a lot of technical assistance between various countries in the region so as to conduct evaluation and stop money laundering and combat financing of terrorism. So we've come to the last topic of today's current affairs video, which is regarding the rising influence of China in India's neighborhood, particularly in Bangladesh. तो हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा about tariff exemption जो चाइना ने बांग्लादेश को दिया है. So China has recently said that it is reducing the custom duty on 97% of the exports coming from Bangladesh. क्यों किया ऐसा? 2 reasons. सबसे पहली बात तो कोविड पैंडेमिक, और दूसरी बात USA और चाइना का ट्रेड वॉर. अब ये USA और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, इसकी वजह से काफ़ी सारे गैप्स हो गए इन द सप्लाई चेन. और दूसरी बात, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है उसने हर एक कंट्री को अफेक्ट किया है, बट द वे इट हैज अफेक्टेड अ डेवलप्ड कंट्री एंड द वे अ डेवलप्ड कंट्री विल रिस्पॉन्ड टू दिस पैंडेमिक विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री. तो बांग्लादेश क्योंकि एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए ये नज़र में रखते हुए, and this is very much in consonance with the WTO principles, which talks about special and differential treatment. Yes, so because it is a least developing country, and since there is a lot of disastrous consequence because of COVID-19 as well as the USA and China trade war, so China has taken this step up. एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश ऑलरेडी एंजॉयज अ लॉट ऑफ टैरिफ एग्जेम्पशंस इन अराउंड 3095 आइटम्स.
अब ये पर्टिकुलर टैरिफ एग्जेम्पशन के बाद ये 3095 आइटम से बढ़ के 8256 आइटम्स को बेनिफिट करेगा जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा. So now this will obviously address the trade imbalance between China and Bangladesh. There is a huge trade deficit. Again, China जितनी चीजें बेचता है बांग्लादेश में उससे काफी कम चीजें खरीदता है बांग्लादेश से. So जब ये टैरिफ्स थोड़े से और कम हो जाएंगे, so it will become a little better for them. अगर ये एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में बात करें तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी सिंपल. It came into effect in 1975. It is one of the oldest preferential trade agreement. It was initially known as the Bangkok Agreement and it was renamed in 2005. कौन है इस एशिया पैसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क है. यू विल फिगर इट आउट एंड यू विल लेट मी नो. So like I had said, we are going to discuss how China is influencing India's neighborhood. So ये figures 2016 to 17 के हैं. Obviously 2016 to 17 से लेके 2020 2021 तक these figures have changed drastically. They have increased drastically. So these are the neighbors of India, where traditionally India was to have its control. But because Chinese investments and contracts have increased so much, that China has actually made a very strong hold in the neighborhood of India. So if you look at Bangladesh here, in 2016 to 17, Bangladesh का सबसे ज़्यादा association है China के साथ. China has invested a lot in Bangladesh, and after this 97% exemption on the exports and the reduction of the custom duties, this influence will become even more. So finally, over and above the economic incentives that Bangladesh has been provided by China, even Bangladesh's consent to the Belt and Road Initiative has increased Chinese influence. How has it done that? Because China को एक alternative access मिल गया Bay of Bengal और Indian Ocean में via Myanmar that bypasses the Strait of Malacca, जो कि एक strategic choke point है China के लिए. Similarly, China ने CPEC के कारण पाकिस्तान में भी ऐसे ट्रेड रूट्स बनाए हैं. CMEC की वजह से म्यांमार के थ्रू भी ऐसे ट्रेड रूट्स बनाए हैं, जिस वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो ट्रेडिशनली इंडिया के पास होता है. ओवर एंड अबव दैट, चाइना ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करवाना शुरू कर दिया है बांग्लादेश में, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे टू पावर प्रोजेक्ट्स टू बिकमिंग द डिफेंस सप्लायर. China is really investing in Bangladesh, and so hence this, coupled with the economic incentives, has somewhere down the line made it very influential along the neighborhood of India. Well, that's all for today. Kindly see these videos over and over again if you've not understood anything, and of course you can ask me your doubts on YouTube, or otherwise you can ask me one-on-one, whatever works for you. But kindly go through all of this and kindly make notes out of it. Thank you very much.